हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी के लिए हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भू संचलन। हमारी पृथ्वी पर जितना भी परिवर्तन होता है, मानव के अलावा जो भी कारक हैं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी, उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और वो पढ़ेंगे हम इस भू संचलन टॉपिक में, जिसे हम कहते हैं अर्थ मूवमेंट कहते हैं। अर्थ मूवमेंट से हमारी पृथ्वी में परिवर्तन होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो भू संचलन होगा उनमें कई सारे रिस्पॉन्सिबल फोर्स होंगे। तो उन परिवर्तनकारी बलों को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर ये परिवर्तनकारी बल जो हैं, परिवर्तनकारी जो बल हैं, इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से बल हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनको। ये दो बल कौन कौन से हैं? एक बल तो है आंतरिक बल, जो पृथ्वी के अंदर से लगता है। कौन सा बल? आंतरिक बल, जिसे हम कहते हैं अंतर्जात बल। जिसे हम कहते हैं अंतर्जात बल, यानी कि पृथ्वी के अंदर से लगने वाले जो भी बल हैं उन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ तो भूकंप और ज्वालामुखी। और दूसरा जो बल है जिससे पृथ्वी पर परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल कौन से बल हैं? बहिर्जात बल। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स। और इन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक। कौन से कहते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है। अंतर्जात बलों की अगर मैं बात करूं तो अंतर्जात बलों को दो भागों में बांटा गया है। अंतर्जात बलों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से बल हैं? अंतर्जात बल अगर मैं कहूँ तो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा बल जो अचानक से उत्पन्न होता है, मतलब जो तीव्र संचलन के द्वारा परिवर्तन करता है अपनी अर्थ पर, तो उसे हम कहते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल जो अचानक से उत्पन्न होता है। कौन सा बल? आकस्मिक बल। या फिर मैं इसे कहूँ तीव्र संचलन वाले बल। इसे मैं कह सकता हूँ तीव्र संचलन वाले बल, या फिर मैं कह सकता हूँ तीव्र संचलन। ठीक है। दूसरा जो बल है वो धीमा बल है। इसमें धीमा संचलन होता है जिसे हम कहते हैं पटल विरूपणी बल। कौन सा बल कहते हैं? पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल जिसमें जो गति होती है वो धीमी होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं धीमा संचलन। ठीक है। दो तरह के अंतर्जात बल होते हैं, जिसमें पहला है आकस्मिक, जो कि तीव्र होता है, जो सडनली उत्पन्न होता है, जिसके रिजल्ट हमें थोड़ी देर में ही दिख जाते हैं। लेकिन ये पटल विरूपणी जो दूसरा बल होता है, ये धीमा संचलन होता है। इसके रिजल्ट जो है वो हमें कई हजारों सालों के बाद में दिखाई देते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बहिर्जात बलों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है बहिर्जात बल जो है पृथ्वी पर परिवर्तन जो लाते हैं वो किस तरह से लाते हैं, जिनमें बहुत सारे एजेंट्स हैं यहाँ पर। जैसे बहिर्जात बलों में नदी एक बहुत बड़ा एजेंट है जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाता है। दूसरा है पवन। पवन के द्वारा निक्षेपणात्मक और अपरदनात्मक कार्य भी किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें अर्थ सरफेस पे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हिमानी हो गया, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर। इसके अलावा हो गया यहाँ पर सागरीय लहरें। सागरीय लहरें हालांकि वर्क जो करती है वो तटीय क्षेत्रों में ही करती है अपना वर्क। ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये जितने भी जो बल हैं उनसे जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार ये जो एजेंट्स हैं, इनकी जो क्रियाएं हैं वो होती हैं अपरदनात्मक
अपवर्तनात्मक एवं निक्षेपणात्मक की क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी तो बात हो गई। अब बात करते हैं अंतर्जात बलों की, क्योंकि अंतर्जात बल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर अनइवन सरफेस या फिर मैं कहूँ इर्रेगुलर सरफेस या ऊंची नीची जो सरफेस है वो क्रिएट होती है। इन एक्सोजेनिक फोर्सेस का काम तो इस ऊंची नीची सरफेस को, ऊंचे नीचे धरातल को समतल करने का काम होता है। तो बात करते हैं हम इनके बारे में, अंतर्जात बलों के बारे में। आकस्मिक या तीव्र संचलन की अगर मैं बात करूं तो इनमें दो बल जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है, पहला तो होता है भूकंप। भूकंप अचानक से आता है और इसके रिजल्ट भी हमें अचानक से ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया हम कह सकते हैं। ये भी अंतर्जात बलों में तीव्र संचलन के बल हैं। इन्हें हम कह सकते हैं कैटास्ट्रोफिक इवेंट, कैटास्ट्रोफिक इवेंट या कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस, और इन्हें हम कह सकते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस या डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। ओके, चलिए बात करते हैं। इनकी बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। पहले हम बात करते हैं इनके बारे में कौन से बल, पटल विरूपणी बलों के बारे में बात करते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पटल विरूपणी बलों में, आगे अगर हम बात करें पटल विरूपणी बलों के बारे में तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पटल विरूपणी बलों को भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला जो पटल विरूपणी बल है उसके बारे में हम जानें तो उसे हम कहते हैं महादेश जनक, महादेश जनक बल, महादेश जनक बल, या फिर मैं कहूँ महादेश जनक जो बल है वो ऊर्ध्वाधर काम करता है। या तो वो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। मतलब इसमें जो लैंड एरिया होगा वो या तो वो ऊपर की तरफ गति करेगा या फिर वो नीचे की तरफ करेगा। जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो बल होगा, जो वर्क करेगा, वो जो बल होगा उसे हम कहते हैं महादेश जनक बल। इसके अंदर अगर हम बात करें दूसरा तो उसे हम कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी जो बल होगा वो क्षैतिज संचलन होगा। मतलब इसमें जो लैंड होगा, जो भूखंड होगा, उसका जो मूवमेंट होगा वो ऊर्ध्वाधर ना होकर के क्षैतिज होगा। किस तरह का होगा? ऊर्ध्वाधर ना होकर के क्षैतिज इसके अंदर मूवमेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे की तरफ तो महादेश जनक जो बल होता है इसे हम कह सकते हैं एपिरोजेनिक, एपियोरोजेनिक मूवमेंट, एपियोरोजेनिक मूवमेंट इसे हम कह सकते हैं, एपियोरोजेनिक मूवमेंट हम कह सकते हैं। ये जो बल लगता है वो ऊर्ध्वाधर लगता है। मतलब जो भी भूखंड होगा उसकी गति ऊर्ध्वाधर देखी जाएगी। या तो वो ऊपर की तरफ आएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। ऊर्ध्वाधर संचलन इसमें देखा जाता है। और पर्वत निर्माणकारी जो बल होता है उसे हम कहते हैं ओपिरोजेनिक, ये इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, और पर्वत निर्माणकारी जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट कहते हैं? ओरोजेनिक मूवमेंट। इसकी जो गति होती है, इसमें जो बल लगता है वो लगता है क्षैतिज बल लगता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इसमें बल लगता है। ठीक है। बात करें हम महादेश जनक बल की तो ये दो प्रकार से लगता है, दो प्रकार से लगता है। एक तो होता है ऊपरी मुखी संचलन, इसमें ऊपरी मुखी संचलन,
कौन सा संचलन देखने को मिलता है इसमें? ऊपरी मुखी संचलन देखने को मिलता है। और इसके अलावा दूसरा जो संचलन देखने को मिलता है हमें, वो देखने को मिलता है अधोमुखी संचलन। कौन सा संचलन देखने को मिलता है? अधोमुखी संचलन। या तो जो लैंड एरिया है वो ऊपर की तरफ आएगा, या फिर जो भूखंड है वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऊपरी मुखी संचलन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपरी मुखी संचलन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। किस तरह से डिवाइड किया गया है? ऊपरी मुखी संचलन महाद्वीपीय क्षेत्रों में हो रहा है या ऊपरी मुखी संचलन महासागरीय क्षेत्रों में हो रहा है, उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। अगर महाद्वीपीय क्षेत्रों में ऊपरी मुखी संचलन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं उत्थान। उसे हम क्या कहते हैं? उत्थान। या फिर मैं कहूँ स्थलीय भागों में या महाद्वीपीय भागों में, महाद्वीप के आंतरिक भागों में जो ऊपरी मुखी संचलन होता है उसे हम कहते हैं उत्थान। और महासागरीय भागों में जो ऊपरी मुखी संचलन होता है उसे हम कहते हैं निर्गमन। क्या कहते हैं? निर्गमन कहते हैं। और ये जो होता है वो स्थलीय या महासागरीय भागों में अर्थात जलीय भागों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसे हम अपलिफ्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपलिफ्टमेंट। और इसे हम कहते हैं इमरजेंस। इमरजेंस। दोनों में चीज़ें, दोनों में जो भाग हैं वो ऊपर की तरफ आ रहा है। बस ये इतना है कि ये स्थलीय भागों में ऊपर आता है और यहाँ पर जलीय भागों में ऊपर आता है। वहीं अगर मैं बात करूँ अधोमुखी संचलन की तो इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में अधोमुखी का मतलब होता है नीचे की तरफ भूखंड का जाना। अब नीचे की तरफ ये भी ऊपरी मुखी संचलन की तरह ही है। ये भी स्थलीय भागों में और जलीय भागों में होता है। स्थलीय भागों में अगर कोई भूखंड नीचे की तरफ जाता है तो उसे कहा जाता है अवतलन। क्या कहते हैं? अवतलन कहते हैं। और वहीं महासागरीय या जलीय भागों में कोई भूखंड नीचे की तरफ जाता है तो उसे हम कहते हैं निमज्जन। क्या कहते हैं? निमज्जन। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं सबडक्शन और इसे हम कहते हैं सबमर्जेंस। ठीक है, ये स्थलीय भागों में होता है और ये जलीय भागों में। ठीक है, या फिर महासागरीय भाग। इसे हम कहते हैं सबडक्शन और इसे हम कहते हैं सबमर्जेंस। ओके, वहीं अगर हम बात करें पर्वत निर्माणकारी बलों की तो इसमें जो पर्वत निर्माण होता है वो दो प्रक्रियाओं से होता है। मतलब यहाँ पर दो बल रिस्पॉन्सिबल है। पहला जो बल होता है वो होता है संपीडनात्मक बल। संपीडनात्मक बल या संपीडन बल हम कह सकते हैं। क्यों? संपीडन कब होगा? जब दो लैंडफॉर्म्स या तो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इस वजह से जो होगा वो संपीडन उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पर जो गति हो रही है वो गति किस तरह की हो रही है? क्षैतिज गति हो रही है। तो क्षैतिज गति से जो निर्माण होगा, जो परिवर्तन होगा वो पर्वत होगा। ठीक है, तो क्षैतिज गति में पर्वत निर्माणकारी बलों में इसे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो है संपीडन बल और दूसरा है तनाव बल। तनाव बल, कंप्रेशनल फोर्स एंड टेंशनल फोर्स। यहाँ पर क्षैतिज गति में जब दो भूखंड एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उसे संपीडन बल कहते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं टेंशनल फोर्स। ठीक है, संपीडन बल की वजह से यहाँ पर दो तरह के हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। संपीडन बल की वजह से हमें यहाँ पर दो तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। एक परिणाम तो हमें देखने को मिलता है समवलन। क्या देखने को मिलता है? समवलन। और एक हमें देखने को मिलता है वलन। अब समवलन जो होता है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। समवलन जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है, अगर समवलन की क्रिया नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, मतलब इस तरीके का अगर हो रहा है, इस तरीके का लैंडफॉर्म बन रहा है बड़े एरिया में, तो उसे हम कहते हैं उत्समवलन। क्या कहते हैं? उत्समवलन। और वहीं
किसी बड़े एरिया में इस तरीके की हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, प्यालेनुमा संरचना देखने को मिल रही है बहुत बड़े एरिया में, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसे हम कह सकते हैं अवसंवलन। क्या कह सकते हैं? अवसंवलन। ठीक है। और वहीं जो वलन की क्रिया होती है वो छोटे एरिया में होती है। इसकी वजह से जो उठाव और जो नीचे की तरफ सिंकिंग एरिया होता है वहाँ पर भी आकृति बनती है, इस तरीके की आकृति बनती है यहाँ पर, इस तरीके की। तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसकी वजह से जो बनता है वो बनता है यहाँ पर अपनति। अपनति, इसकी वजह से अपनति बनती है और अभिनतियाँ बनती है। अपनति व अभिनति बनती है। संवलन अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो उसे अवसंवलन कहेंगे, संवलन अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो उसे उत्संवलन कहेंगे। और वलन अगर हम कहें, वलन की वजह से जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे हम अपनति कहते हैं और नीचे जो भाग होता है उसे हम कहते हैं अभिनति। इसी तरह तनाव बल भी यहाँ पर वर्क करता है। तनाव बल हम जिसे कहते हैं वो देखिए कि जब दो भूखंड एक दूसरे से दूर जाते हैं, जब दो खंड एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उस क्रिया में जो बल लगता है उस बल को हम कहते हैं तनाव बल। तनाव बल की वजह से भूखंड में 3 तरह की क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जब तनाव बल शुरू होता है तो उस भूखंड में चटकन उत्पन्न होती है, मतलब यहाँ पर क्रैक हो जाता है, मतलब वो भूखंड क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है, मतलब टूटना शुरू हो जाता है। और जब टूटना शुरू होगा और तनाव की क्रिया थोड़ी सी और प्रभावी होगी तो उस टूटे हुए भाग में, क्रैक पड़े हुए भाग में यहाँ पर फ्रैक्चर आ जाएगा, या मतलब वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दूर दूर नहीं गई है, अभी तक पूरी तरीके से टूटी हुई है, तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर होना। क्या कहते हैं? फ्रैक्चर होना, उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। और वहीं अगर मैं बात करूं कि जब ये टूटे हुए फ्रैक्चर्ड पार्ट जब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो यहाँ पर बीच में एक खाई सी बन जाती है जिसे हम कहते हैं भ्रंश बनना, या फिर उसे हम कहते हैं फॉल्ट। क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था पृथ्वी पर जो परिवर्तनकारी बल हैं उनको, उनकी जो डिवाइडेशन है वो मैंने आपको समझा दी है कि किस तरीके से कौन सा होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलिए, पृथ्वी पर परिवर्तनकारी कुछ बल हैं जिन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों को हम कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस और बहिर्जात बलों को हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अंतर्जात बलों को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आकस्मिक संचलन और पटल विरूपणी संचलन। आकस्मिक संचलन को हम कैटास्ट्रोफिक संचलन भी कहते हैं, और जो पटल विरूपणी संचलन है जिसे हम धीमा संचलन कहते हैं उसे हम डायस्ट्रोफिक संचलन भी कह सकते हैं। आकस्मिक संचलन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, भूकंप और ज्वालामुखी, क्योंकि ये जो क्रियाएं होती हैं वो सडनली होती है, अचानक से होती है। और वहीं अगर मैं बात करूं डायस्ट्रोफिक संचलन को, तो इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, महादेश जनक संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेश जनक जो संचलन होता है उसे हम एपिरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। इस प्रकार का संचलन ऊर्ध्वाधर संचलन होता है, मतलब ऊपर व नीचे की तरफ, पहले ऊपर की तरफ जाएगा या फिर पहले नीचे की तरफ आएगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाना और नीचे की तरफ जाने वाले जो भूखंड में संचलन होते हैं उस संचलन को हम महादेश जनक संचलन कहते हैं। और वहीं दूसरा अगर हम बात करें तो पर्वत निर्माणकारी संचलन जिसे हम कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट, जो कि किस तरीके का होता है? क्षैतिज मूवमेंट होता है। ठीक है, एक दूसरे से या तो दूर जाते हैं या फिर एक दूसरे की तरफ आते हैं। ठीक है, ये पर्वत निर्माणकारी बल होता है। वहीं अगर मैं बात करूं महादेश जनक बल को, महादेश जनक बल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपरी मुखी संचलन, इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, और दूसरा है अधोमुखी संचलन जिसमें नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। ऊपरी मुखी संचलन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा एरिया जहाँ पर लैंड एरिया है या स्थलीय भाग है, वहाँ पर अगर ऊपरी मुखी संचलन होगा तो उसे हम कहते हैं उत्थान। उसे हम क्या कहते हैं? उत्थान। और जलीय भाग में या महासागरीय भाग में ऊपर मुखी संचलन होगा तो उसे हम कहते हैं निर्गमन। ऊपरी मुखी संचलन में उत्थान हमने देख लिया।
और जलीय भाग में अगर कोई ऊपरी मुखी संचलन होता है तो उसे हम कहते हैं निर्गमन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इमर्जेंस। और वहीं अगर मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर संचलन में अधोमुखी संचलन की, मतलब इस जो नीचे की तरफ संचलन होता है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर स्थलीय भाग में अधोमुखी संचलन होता है तो उसे हम कहते हैं अवतलन की क्रिया, और यही अगर निमज्जन या जलीय भाग में अधोमुखी संचलन होता है तो उसे हम कहते हैं निमज्जन की क्रिया। स्थलीय भाग में जो अवतलन होता है उसे हम सब्सिडेंस कहते हैं, और जलीय भाग में जो अधोमुखी संचलन होता है उसे हम सबमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं पर्वत निर्माणकारी बल की, तो पर्वत निर्माणकारी बल में दो तरह की क्रियाएं होती है, एक तो संपीड़नात्मक क्रिया और एक तनाव मूलक क्रिया। संपीड़नात्मक क्रिया में जो बल रिस्पॉन्सिबल होता है उसे संपीड़न बल कहते हैं, और तनाव मूलक क्रिया में जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है उसे हम तनाव बल कहते हैं। संपीड़न बल की वजह से सरफेस पर दो तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा चेंज, अगर संपीड़न का मतलब होता है जब दो लैंड मासेस एक दूसरे की तरफ आते हैं, जब दो लैंड मासेस एक दूसरे की तरफ आते हैं तो संपीड़न बल एक्टिव हो जाता है। अगर ये संपीड़न बल एक वास्ट एरिया में हो, बहुत बड़े एरिया में हो, तो इस तरह का एक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, अपलिफ्टमेंट देखने को हमें मिलता है, तो उसे हम कहते हैं उच्च संवलन। क्या कहते हैं? उच्च संवलन। और अगर यही जो मूवमेंट है वो हमें नीचे की तरफ दिखाई दे संपीड़नात्मक बल की वजह से, मतलब अगर कोई एरिया है वो नीचे की तरफ इस तरह से झुक गया, मतलब इस तरह से वो हो गया, प्यालेनुमा वहाँ पर अगर संरचना बन गई तो उसे हम कहते हैं अवसंवलन। क्या कहते हैं? अवसंवलन। और वहीं संपीड़नात्मक बल एक कम एरिया में, या फिर मैं कहूँ थोड़े छोटे एरिया में लगे तो उससे बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वलन। वलन की वजह से वहाँ पर हमें स्क्वीजिंग देखने को मिलती है। स्क्वीजिंग की वजह से उस लैंडफॉर्म में कुछ एंटीक्लाइंस एंड कुछ सिंक्लाइंस बनते हैं। तो एंटीक्लाइंस जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है वलन की क्रिया में उसे हम कहते हैं अपनति, और वलन की क्रिया में जो नीचे धसा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं अभिनति। ठीक है। संपीड़नात्मक बल के अलावा पर्वत निर्माणकारी बलों में तनाव बल भी यहाँ पर कार्य करता है। तनाव बल में दो लैंड मासेस एक दूसरे से दूर जाते हैं, दो लैंड मासेस एक दूसरे से दूर जाते हैं, और एक दूसरे से दूर जाने का मतलब यहाँ पर तनाव बल एक्टिव हो गया, जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में किसी भी लैंड मास में चटकन यानी कि क्रैक उत्पन्न होता है। क्रैक उत्पन्न होने के बाद में थोड़ा सा और तनाव बल एक्टिव हुआ तो वो जो लैंड मास है वो टूट जाएगा, मतलब उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा, और फ्रैक्चर आने के बाद जब वो लैंड मास एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो बीच में एक खाई सी बन जाती है, उसे हम कहते हैं फॉल्ट। तो दोस्तों ये था अर्थ मूवमेंट जो मैंने आपको समझाया है। अब इसको थ्योरेटिकली मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाने वाले बल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है बहिर्जात बल और एक होता है अंतर्जात बल। बहिर्जात बलों की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं पवन को, नदी को, समुद्री लहरों को, हिमानी को, भूमिगत जल को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी फोर्स लगते हैं उसके द्वारा जो अनइवन सरफेस है उनको क्या किया जाता है? समतलीकरण की क्रिया की जाती है। और ये जो समतलीकरण क्रिया की जाती है वो अपर्दन और निक्षेपण में की जाती है। इसीलिए ये जो कार्य करते हैं वो ये बहिर्जात बलों के द्वारा संपन्न होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से लगने वालों का बलों का परिणाम ही पृथ्वी की सतह पर देखने को हमें मिलता है। पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा जो बल लगा है, जो उसकी वजह से जो हमें परिणाम देखने को मिलता है वो हमें सतह पर देखने को मिलता है। उसकी वजह से ही हमें वहाँ पर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, गहरी गहरी खाइयाँ देखने को मिलती है, पठार वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो सब आंतरिक बलों के द्वारा होता है, और इन बाह्य बलों के द्वारा इन सभी उच्चावचों को समतल करने का कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आंतरिक बलों की, तो आंतरिक बल जो होते हैं वो आकस्मिक रूप से लगते हैं। ठीक है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। आंतरिक बलों में दो तरीके के बल होते हैं, एक तो आकस्मिक बल हो गया और एक
धीमी गति का बल हो गया। आकस्मिक बलों में हम शामिल करें तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, और धीमी गति से जो लगने वाले बल हैं उनमें हम उन्हें हम पटल विरूपणी बल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं हम पटल विरूपणी बलों की, मतलब धीमी गति से लगने वाले बलों की अगर हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे बल जिनके परिणाम अत्यंत धीमी गति से लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं, मतलब जो धीमी गति से उत्पन्न होते हैं और जिनके परिणाम हमें बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के बलों को हम कहते हैं पटल विरूपणी बल या पटल विरूपणी संचलन हम कह सकते हैं। पटल विरूपणी जो संचलन होता है उसकी वजह से ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, पटल विरूपणी बलों की वजह से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार के हमें क्रियाएं देखने को मिलती है। अतः हम इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एपिरोजेनिक फोर्स और ओरोजेनेटिक फोर्स, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बलों की अगर मैं बात करूं, मतलब जिनसे महाद्वीप निर्मित होते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में संपन्न होते हैं। कौन सी दिशा में संपन्न होते हैं, ध्यान रखना, एपिरोजेनिक जो फोर्स हैं वो ऊर्ध्वाधर दिशा में संपन्न होते हैं, या तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो महादेशजनक बलों को दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ऊपरी मुखी संचलन, और एक हो गया अधोमुखी संचलन, मतलब एक तो ऊपर की तरफ लगने वाला और एक नीचे की तरफ लगने वाला। ऊपरी मुखी संचलन को हम सिंपली कह सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट। इसमें जब कोई खंड ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर उठता है, ऊपरी मुखी का मतलब जिसका मुंह ऊपर की तरफ हो, मतलब यहाँ पर जो खंड है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी मुखी संचलन कहते हैं। ऊपरी मुखी संचलन में यदि स्थलीय भाग ऊपर की ओर उठता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपलिफ्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मान लो ये कोई महाद्वीपीय आंतरिक भाग है, ठीक है, इसमें अगर यहाँ पर स्थित, जैसे मान लो आपका ये घर है, आपका नहीं, ये किसी का घर है, ठीक है, और अगली सुबह ये रात को सो रहा है, तो अगली सुबह ये क्या देखता है कि यहाँ पर जो हमें मूवमेंट देखने को मिला है, अगली सुबह उसने क्या देखा कि उसका जो घर था वो क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, मतलब यहाँ पर उसका घर आ गया। मतलब इस लैंडमास और इस लैंडमास के कंपैरिजन में ये वाला जो पार्ट था वो ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी उस तरह को हम क्या कहेंगे, उत्थान कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्थान। क्या कहेंगे, उत्थान कहेंगे, या फिर अपलिफ्टमेंट हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो अगर स्थलीय भाग में इस तरह का मूवमेंट होता है तो उसे हम अपलिफ्टमेंट कहते हैं, लेकिन इस तरह का मूवमेंट यानी कि ऊपरी मुखी मूवमेंट अगर किसी जलीय भाग में देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्गमन या उन्मज्जन कहते हैं। किसी एरिया में इस तरह की वाटर बॉडी है, ठीक है, अगर इस तरह की वाटर बॉडी में यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर जो कोई लैंड मास था नीचे तली में वो उठ करके कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ इस तरह से आ गया और जल से बाहर दिखाई देने लग गया। तो यहाँ पर ये बन गया द्वीप, और ये जो मूवमेंट हुआ है इसको हम कहते हैं इमर्जेंस। मतलब ये पहले पानी के अंदर डूबा हुआ था, अब ये इमर्ज हो चुका है, मतलब ये पानी के बाहर आ चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं अधोमुखी संचलन की, जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, इसमें यदि कोई खंड ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जाता है तो उसे हम कहते हैं अधोमुखी संचलन। अगर यही अधोमुखी संचलन स्थल खंड में होता है, ठीक है, तो उसे हम अवतलन कहते हैं। मतलब ये जो यहाँ पर उत्थान हुआ है वही उत्थान अगर नीचे की तरफ होता तो उसे हम उत्थान न कह करके उसे हम कहते हैं अवतलन। क्या कहते हैं, अवतलन कहते हैं। और यही कोई तटीय भाग में होता, मतलब कोई तटीय भाग है उसमें अगर कोई लैंडमास है वो नीचे की तरफ चला जाता तो ये ऊपर वाला जो लैंडमास है वो पानी में डूब जाता, मतलब ये सबमर्ज हो जाता है। तो इस तरह के जो मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, सबमर्जेंस कहते हैं।
ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। हमने बात कर ली डायस्ट्रोफिक जो फोर्स था उसकी हमने बात कर ली, मतलब पटल विरूपणी जो बल था उसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, जिसे हम कहते हैं ओरोजेनिक फोर्सेस। पर्वत निर्माणकारी बलों में पृथ्वी में किस तरह का संचलन होता है, ध्यान रखिएगा, क्षैतिज संचलन होता है। ठीक है, किस तरह का संचलन होता है, क्षैतिज संचलन। तो मतलब जो लैंड मास हैं वो या तो एक दूसरे की तरफ आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, या तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगे या फिर वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसमें दो खंडों का एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से विपरीत दिशा में संचलन हो सकता है। इन्हें हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया कंप्रेशनल फोर्स, मतलब संपीड़नात्मक बल, और दूसरा हो गया टेंशनल फोर्स। संपीड़नात्मक फोर्स में क्या होता है, यदि दो चट्टानी खंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं, एक दूसरे की ओर गति करते हैं, मतलब दो चट्टानी खंड क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये कोई सेंटर है, इस सेंटर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संपीड़न या दबाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो भी मटेरियल होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ दब करके ऊपर की तरफ उठ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर पर्वत निर्माण हो जाएगा। यदि यह क्रिया बड़े पैमाने पर होती है तो उसे संवलन कहते हैं। यदि यही क्रिया क्या होती है, बड़े पैमाने पर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवलन कहते हैं। जैसे मान लो ये एक एरिया है बड़े पैमाने पर, ये एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, मतलब संपीड़नात्मक फोर्स लग रहा है, और इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है। तो एक टाइम के बाद ये जो यहाँ पर सरफेस होगा वो इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ उठ जाएगा, मतलब ये मुड़ जाएगा, बीच में से ऊपर की तरफ उठ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं, इस तरह की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, संवलन की क्रिया कहते हैं। मतलब संपीड़नात्मक फोर्स अगर किसी बड़े पैमाने पर लग रहा है तो वहाँ पर इस तरह की आकृति बनती है, उसे हम कहते हैं संवलन। क्या कहते हैं, संवलन कहते हैं। अब ये जो संवलन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो ऊपर की तरफ हो सकता है, या तो इस तरीके से हो सकता है संपीड़नात्मक बल कार्य करने की वजह से, या फिर वो इस तरीके से हो सकता है। मतलब यही जो फ्लैट सरफेस था वो या तो ऊपर की तरफ उठ सकता है या वो नीचे की तरफ उठ सकता है। तो ऊपर की तरफ जो उठने वाला जो क्रिया होगी उसे हम कहेंगे उत्संवलन। क्या कहेंगे, उत्संवलन। और नीचे की तरफ जो क्रिया होगी उसे हम कहेंगे अवसंवलन। क्या कहेंगे, अवसंवलन। ठीक है, ये बड़े पैमाने पर हमने देखी। और अगर यही क्रिया छोटे पैमाने पर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। इसकी वजह से जैसे मान लो ये एरिया है और यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से बीच में इन दोनों लैंड मासेस के बीच में अगर कोई मटेरियल है तो वो स्क्वीज हो जाएगा, मतलब उसमें मोड़ पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह की कुछ आकृति देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे हम कहेंगे अपनति। उसे हम क्या कहेंगे, अपनति। और जो नीचे की तरफ धसा हुआ भाग है उसे हम क्या कहेंगे, अभिनति। अभिनति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो बल है पर्वत निर्माणकारी बलों में, सबसे पहले हमने पढ़ लिया है कौन सा, एपिरोजेनिक मूवमेंट। मतलब एपिरोजेनिक मूवमेंट में ओरोजेनिक मूवमेंट, जिसे हमने पर्वत निर्माणकारी बल नाम दिया था, उस पर्वत निर्माणकारी बल में हमने संपीड़नात्मक बल पहले पढ़ लिया है। संपीड़नात्मक बल हमने पहले पढ़ लिया। अब हम जो दूसरा बल पढ़ने जा रहे हैं वो है तनाव बल। तनाव बल की वजह से यहाँ पर लैंड मास में हमें क्रैक देखने को मिलते हैं, फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। तनाव बल कब उत्पन्न होता है, जब पृथ्वी में चट्टानी खंडों के बीच विपरीत दिशा में बल लगता है। मतलब कोई भी चट्टानी खंड है, पहले ऐसा था, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें कुछ एक हमें डाइवर्ज मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक क्रैक्स पड़ गए। क्या पड़ गए, क्रैक्स पड़ गए। ठीक है, तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्रैक्स पड़ते हैं। इसमें जो दो खंड होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश, जिसके कारण चट्टानी खंड किसी स्थान से टूटता है तो प्रारंभ में
इसे चटकन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चटकन। पहले क्या पड़ता है इसमें? क्रैक पड़ता है, मतलब इसे क्या कहेंगे? चटकन कहेंगे। चटकन के बाद में खंड टूटकर अलग हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? विभंग कहते हैं। अब ये जो चटकन क्रिया हुई है, इस चटकन क्रिया के दौरान ये जो दोनों पार्ट हैं, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं विभंग। मतलब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये दूर नहीं जाते। ले ध्यान रखिएगा, जब तक ये दूर नहीं जाएंगे इनमें भ्रंश उत्पन्न नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है। और वही अगर ये दोनों खंड, इन दोनों खंडों पर तनाव बल ज़्यादा लग गया और ये दोनों खंड एक दूसरे से दूर चले गए, एक दूसरे से दूर चले गए, तो इनके बीच में एक गहरी खाई बन जाएगी यहाँ पर। तो इस गहरी खाई को हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए विभंग कहा जाता है। तथा चट्टानी खंड टूटकर एक दूसरे से दूर विस्थापित हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश कह देते हैं। जो एक सामान्य भ्रंश होता है। सामान्य भ्रंश का मतलब होता है जब दो खंड एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे हम सामान्य भ्रंश की क्रिया कहते हैं। परंतु कई भ्रंशों का निर्माण दबाव या संपीड़न के बल के कारण भी होता है, जिन्हें उत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है। कई बार क्या देखने को मिलता है? दो लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं और इनके बीच में जो मटेरियल होता है वो स्क्वीज होकर के ऊपर की तरफ जाता है। और कई बार ये इतना मुड़ जाता है कि यहाँ से बीच में से ये टूट जाता है। तो यहाँ पर भी कई तरह के भ्रंश यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर भी देखो इस तरीके का मूवमेंट हमें कई बार देखने को मिलता है। ठीक है। जिसमें दो खंड एक दूसरे के तरफ आते हैं और यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे की तरफ चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें भ्रंश क्रिएट देखने को, यहाँ पर भी हमें भ्रंश देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। भ्रंश के बारे में और वलन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ। ठीक है। जिसमें हम वलन और भ्रंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।